हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप टू सक्सेस इन स्पेशल एजुकेशन में। तो आज हम जो अपना पार्ट्स जो है सेकंड शुरू करेंगे, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट RPWD एक्ट 2016 का जो है हम 100 क्वेश्चन हमने कल कंप्लीट कर लिए थे। आज जो हम 101 एक से कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन और 200 तक इन क्वेश्चन को लेके जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हम दोस्तों शुरू करते हैं इसी के साथ। रिडक्शन इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड कोल्ड, रक्त की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता में कमी को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? थैलेसीमिया। थैलेसीमिया जो है एक डिजीज़ है, एक बीमारी है जो कि RPW एक्ट 2016 में इंक्लूड की गई है। यह खून की बीमारी होती है, इसमें कुछ समय में खून को ही बदला जाता है। बाय होम द टर्म एनोरेक्सिया नर्वसा वाज कॉइन्ड इन 1873। सुधा अभाव शब्द 1873 में किसके द्वारा गढ़ा गया था? किसके द्वारा ये मतलब शब्द बोला गया था दोस्तों? सर विलियम गुल। सर विलियम गुल। तो दोस्तों इसी के साथ आगे चलते हैं। वन ऑफ द कंट्री गिवन बिलो One of the country given below has the highest person with disability in the world। नीचे दिए गए देश में से एक दुनिया के सबसे ज़्यादा दिव्यांग व्यक्ति हैं। सबसे ज़्यादा दिव्यांग व्यक्ति जो हैं वो दोस्तों इंडिया में ही हैं, भारत में ही हैं। आपने देखा होगा, आप किसी भी धार्मिक स्थल पर चले जाओ। दोस्तों इसी के साथ चलते हैं 104 क्वेश्चन नंबर पे। बाय होम मस्कुलर डिस्ट्रोफी डिस्कवरी 1830। मांसपेशी क्षरण की, मस्कुलर डिस्ट्रोफी को हिंदी में मांसपेशी क्षरण बोलते हैं, कि खोज 1830 में किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की? चार्ल्स बेल्स के द्वारा की गई थी। ए डिसऑर्डर इन विच द एड्रिनल ग्लैंड्स डू नॉट प्रोड्यूस इनको हार्मोन। एक विकार जिसमें अधिकृत ग्रंथियाँ पर्याप्त हार्मोन का उत्पादन नहीं करती हैं। एक विकार जिसमें अधिकृत ग्रंथियाँ पर्याप्त हार्मोन का उत्पादन नहीं करती है। तो दोस्तों इसको बोलते हैं एडिसन डिजीज। एंड इम्यूनी सिस्टम डिसऑर्डर ऑफ द बटरफ्लाई शेप ग्लैंड इन द थ्रोट। एंड इम्यूनी सिस्टम डिसऑर्डर ऑफ द बटरफ्लाई शेप ग्लैंड इन द थ्रोट। तो दोस्तों इसको बोलते हैं ग्रेव्स डिजीज। अफेक्टेड एंटीरियर हॉर्न सेल्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। रीढ़ की हड्डी में पूर्वकाल सींग कोशिकाओं को प्रभावित करता है। रीढ़ की हड्डी में पूर्वकाल सींग कोशिकाओं को प्रभावित करता है। किसको करता है? पोलियोमाइलिटीज। ए चाइल्ड हैज unreadable spontaneous written work while copy work is legible. He is also bad in spelling. Dyslexia dysgraphia। एक बच्चे के पास अपठनीय महज लिखित कार्य होता है, जबकि नकल किया गया कार्य स्पष्ट होता है। वह वर्तनी में भी खराब होता है। दोस्तों हिंदी में बोलना बस की नहीं है, इसको आप ही देख लेना क्या लिखा है हिंदी में। स्टूडेंट विद दिस हैव ट्रबल कीपिंग देयर राइटिंग ऑन द लाइन्स एंड डिफ़िकल्टी विद स्पेसिंग बिटवीन वर्ड्स। इसके साथ छात्र को अपने लेखन को रेखाओं पर लिखने में परेशानी होती है और शब्दों के बीच अंतर करने में कठिनाई होती है। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं दोस्तों स्पैटियल डिस्ग्राफिया। स्थानिक डिस्ग्राफिया। इंडिविजुअल आर अनेबल टू होल्ड फोनेम्स इन मेमोरी एंड ब्लेम दैम इन देयर अप्रोप्रिएट सीक्वेंस टू प्रोड्यूस द टारगेट वर्ड्स। व्यक्ति स्मृति में स्वरों को धारण करने में असमर्थ होते हैं और लक्षित शब्दों का निर्माण करने के लिए उन्हें उनके उचित क्रम में मिश्रित करता है। फोनोलॉजिकल डिस्ग्राफिया। क्वेश्चन नंबर 111 पे चलेंगे दोस्तों। हैपेंस व्हेन ए पर्सन हैज
पुअर फाइन मोटर स्किल, आल्सो हैव पुअर डेक्सट्रिटी। तब होता है जब किसी व्यक्ति के पास खराब गामक कौशल होता है, साथ ही खराब निपुणता भी होती है। गामक डिस्ग्राफिया, गामक डिस्ग्राफिया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 112 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। डिस्ट्रोग्राफिया इज ए टर्म यूज फॉर पीपल हु हैव सर्वे स्पेलिंग डिफिकल्टी एंड इट आर गुड और वेरी गुड एट रीडिंग। विचलित वर्तनी शब्द उन विद्यार्थियों के लिए प्रयोग किया जाता है जिन्हें वर्तनी में गंभीर कठिनाई होती है और फिर भी वे पढ़ने में अच्छे या बहुत अच्छे होते हैं। Children with this type of dyslexia are able to sound out individual letters phonetically but have trouble identify pattern of letter in groups. इस प्रकार के डिसलेक्सिया से ग्रसित बच्चे अलग अलग अक्षरों को ध्वन्यात्मक रूप से ध्वनि करने में सक्षम होते हैं, लेकिन उन्हें समूह में अक्षरों के प्रतिरूप की पहचान करने में परेशानी होती है। तो इसको बोलते हैं अति अपठन डिसलेक्सिया। अति अपठन डिसलेक्सिया और क्या कहा जाता है? डिसलेक्सिया इज आर आल्सो कॉल्ड वाज, डिसलेक्सिया आज कॉल्ड आल्सो वाज विजुअल डिसलेक्सिया और सरफेस डिसलेक्सिया। तो दोस्तों इसमें जो दृश्य डिसलेक्सिया हमारा और सतही डिसलेक्सिया मतलब दोनों ही प्रकार के होते हैं। ये फॉर्म ऑफ एक्वायर डिसलेक्सिया कैरेक्टरिस्टिक बाय एन एबिलिटी टू रीड वर्ड्स अलाउड बट एन इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग रीड। व्हाट इज बीइंग रीड। डायरेक्ट डिसलेक्सिया अधिकृत डिसलेक्सिया का एक रूप है जो शब्दों को पढ़ने की क्षमता की विशेषता है, लेकिन जो पढ़ा जा रहा है उसे समझने में अक्षमता है। देखो हम उस चीज़ को पढ़ सकते हैं, इस चीज़ को डायरेक्ट डिसलेक्सिया में क्या है, हम इस चीज़ को पढ़ सकते हैं कि ये लिखा है ही लिखा है, लेकिन ही का मतलब वह होता है ये समझ में नहीं आ रहा। जब ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो इसको डायरेक्ट डिसलेक्सिया हम बोल देंगे। तो इसी प्रकार से आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। 116 क्वेश्चन पे, इज एन एक्वायर रीडिंग डिसऑर्डर इन विच द substitution of word semantically but not visually ex-city may read as town. It has been reported in individual who have subtained left hemisphere injury as adult. तो इसको डीप डिसलेक्सिया। डीप डिसलेक्सिया क्या होता है दोस्तों, मैं आपको एक बार बता दूं। एक अधिगत पठन विकार है जिसमें शब्दार्थ को बदला जाता है लेकिन दृश्य नहीं। उदाहरण के लिए शहर को नगर के रूप में पढ़ा जा सकता है। यह उन परिस्थिति व्यक्तियों में सूचित किया गया है जिन्होंने वयस्क के रूप में बाएं गोलार्ध की चोटों को बरकरार रखा है। यह डीप डिसलेक्सिया क्या है, जैसे हम समझ लो गांव को तो शहर हो गया। काइट है, काइट मीन्स पतंग और काइट मीन्स चील, नाम वही है, वो बदल गया उसका सब। काइट मीन्स किसी को बच्चे को बताया भाई काइट मीन्स पतंग होती है, अब किसी और का अगर बताना है तो उसका मतलब काइट मीन्स चील होती है। तो ये डीप डिसलेक्सिया हो गया। दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है लेकिन मीनिंग अलग अलग है। इसी प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। 117 पे, इज वेरी जेनेटिक विच इज एसोसिएटेड विद ब्रेन फंक्शन लोकेटेड इन द एंगुलर गेज ऑफ द लेफ्ट पैरेटल लोब ऑफ द ब्रेन। पर्सन हैव पुअर sight were recognized, contributing to a slow leprosy regarding experience। बहुत आंशिक है जो मस्तिष्क के बाएं पार्श्विक भाग में कोने करंक में स्थित मस्तिष्क कार्य से जुड़ा होता है। व्यक्ति की दृष्टि शब्द पहचान खराब होती है जो खराब होती है, धीमी और थमध्य पढ़ने के अनुभव में योगदान करती है। तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, पूर्ण शाब्दिक डिसलेक्सिया। पूर्ण शाब्दिक डिसलेक्सिया तब दिखता है जब कोई व्यक्ति वर्तनी कर सकता है
लेकिन अनियमित शब्दों की गलत वर्तनी के साथ मानक ध्वनि से अक्सर प्रतिरूप पर निर्भर करता है। लेक्सिकल डिस्ग्राफिया। देखो ये डिस्ग्राफिया वाले शब्द बहुत आसान है, आप इनको एक बार दोस्तों सभी अच्छे से कर लेना। जितने भी डिस्लेक्सिया डिस्ग्राफिया है, एक क्वेश्चन DSSB के एग्जाम में जरूर आएगा, इसलिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इनको जरूर अच्छे से करें। इज ए रेंज वेयर लैंग्वेज में बी बाउंड टू डिस्कशन एंड मॉडिफिकेशन। एक श्रेणी है जहाँ भाषा चर्चा और संशोधन के लिए बाध्य हो सकती है। डिसेबिलिटी होती है दोस्तों। कोकुलर इम्प्लांट्स इज नीडेड फॉर। कोकुलर देखो नाम सबसे आ रहा है। कोकुलर क्या है, हमारा ईयर से संबंधित होता है। कोकुलर हमारा किससे संबंधित होता है दोस्तों, ईयर से होता है। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। आगे चलते हैं दोस्तों 121 पे। उन लोगों के लिए जिन्होंने जीवन में बाद में दिव्यांगता प्राप्त की है, उसे रिहेबिलिटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिहेबिलिटेशन मतलब पुनर्वास। और RCI का भी हमारा क्या पूरा नाम है दोस्तों, रिहेबिलिटेशन काउंसलिंग ऑफ। जो RCI है उसका नाम भी रिहेबिलिटेशन काउंसलिंग ऑफ इंडिया ही है। द डायमीटर ऑफ द pupil in a human eye is controlled by iris होता है दोस्तों, iris होता है। मैक्रोकाइनेटिक अपेक्सिया also known as limb kinetic अपेक्सिया। दोस्तों इसे क्वेश्चन नंबर 124 पे चलते हैं। टाइप ऑफ डिस्प्रेक्सिया इन विच स्पीच इज स्लो एंड अनेबल टू अंडरस्टैंड बिकॉज दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस साउंड। ओरोमोटर डिस्प्रेक्सिया। द टर्म डायसोग्राफिया द टर्म डिसऑर्थोग्राफिया यूज मोस्ट रिसेंटली बाय इन विच बुक डिसलेक्सिया फ्रेंडली स्ट्रेटेजी फॉर रीडिंग स्पेलिंग एंड हैंड राइटिंग। शब्द विचित्रवर्णी का उपयोग हाल ही में द्वारा अपनी पुस्तक डिसलेक्सिया के अनुकूल रणनीतियों में पढ़ने, वर्तनी और हस्तलेखन के लिए किया गया है। डायनेमेंट्रो मेमोरी व्हेन द डिस्प्लेसमेंट मॉडल ऑफ सैड नेगी डेवलप। ये क्या कहता था दोस्तों 1960 में। सैड नेगी डिस्क्राइब फोर बेसिक phenomena that are considered fundamental to rehabilitation, which are considered in Sand-Nagy displacement model. Active pathology. शब्द नागी के अक्षमता प्रतिमान में किसका वर्णन किया गया है? साध नागी के अक्षमता प्रतिमान में किसका वर्णन किया गया है? तो दोस्तों इसमें सक्रिय विकृति, एक्टिव पैथोलॉजी, इम्पायरमेंट, फंक्शनल लिमिटेशन और डिसेबिलिटीज और हैंडीकैप, इन सब का जो है वर्णन किया गया है। RPW एक्ट 2016 इंक्लूड 21 कंडीशन विच गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू ऐड मोर कंडीशन ऑफ नेसेसरी सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब RPW एक्ट 2016 में 21 डिसेबिलिटी दे दिया है। इसके अलावा अगर एक कोई डिसेबिलिटी बढ़ानी पड़ती है या कम करनी पड़ती है, कम तो होती ही नहीं दोस्तों एक बार अगर पास हो गई तो, क्योंकि राज्यसभा लोकसभा से पास होती हैं। अगर उसमें ऐड करनी पड़ी किसी प्रकार की कोई डिसेबिलिटी तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से ऐड की जा सकती है। मीन्स ए पर्सन विद लॉन्ग टर्म फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल और सेंसरी इम्पायरमेंट। चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड, पर्सन विद डिसेबिलिटी,
मीन्स ए पर्सन विद लॉन्ग टर्म फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल और सेंसरी इम्पायरमेंट। अकॉर्डिंग टू RPWD एक्ट 2016, पर्सन विद डिसेबिलिटीज benchmark disability means a person with means a person no less than 40% disability, not less than 40% disability, a person inability to execute distinctive function associated with movement by self and object, locomotor disabilities resulting from affection of मस्कुलेटर और नर्वस सिस्टम और बोथ, पेशी, कंकाल या तंत्रिका तंत्र या दोनों की पीड़ा का परिणाम है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी। देखो क्वेश्चन वही है और उत्तर भी लोकोमोटर डिसेबिलिटी, बस क्वेश्चन को जो है घुमा के दे दिया, इसमें सिर्फ क्वेश्चन जो है घुमा दिया है। आगे चलते दोस्तों। अकॉर्डिंग टू WHO माइल्ड लेस सर्वे फॉर्म द लेप्रोसी। WHO के अनुसार हल्के कम गंभीर रोग रूप का कुष्ठ रोग, कुछ जीवाणुवत। इसका 134 का आंसर दोस्तों ए होगा। सिम्टम्स ऑफ लेप्रोसी कूर पर्सन इज आर, सिम्टम्स ऑफ लेप्रोसी कूर पर्सन इज आर ऑल ऑफ द अबव। इसमें दोस्तों ये सभी पर्सन इसके आएंगे, सभी पर्सन इसके सभी जो है इसके राइट है और सभी का जिसका जो आंसर जो है ना बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर डी पे चलेंगे दोस्तों। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेप्रोसी कूर पर्सन इंक्लूड, कुष्ठ रोग से मुक्त व्यक्ति की विशेषताओं में शामिल है मार्क्स एंड ओजिंग विदाउट फीलिंग इनसाइड, थिक और टेम्परी ईयर लोब्स, आई प्रॉब्लम लीडिंग टू ब्लाइंडनेस। तो दोस्तों ये सारे ही इसमें आते हैं, चारों इसी में ही आते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। मीन्स ग्रुप ऑफ नॉन प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल कंडीशन अफेक्टेड बॉडी मूवमेंट और मसल्स कोऑर्डिनेशन, सेरेब्रल पाल्सी का अर्थ गैर प्रगतिशील तंत्रिका संबंधित स्थिति का समूह है जो शरीर की गति या मांसपेशियों के समन्वय को प्रभावित करता है। ऐसा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 138 पाएंगे। स्पेसिफिक सेरेब्रल पाल्सी डैमेज टू द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 139 पे चलेंगे दोस्तों। एटैक्सिया सेरेब्रल पाल्सी डैमेज टू द सेरेबुलम जो होता है हमारा एक मस्तिष्क का जो है हमारा भाग होता है। सेरेबुलम नाम से पता चला, बुलम मतलब इसके अंदर जो लिक्विड टाइप भरा होता है हमारे मस्तिष्क के अंदर। सेरेब्रल पाल्सी डैमेज टू द होता है सेरेबुलम, मतलब मस्तिष्क में जो पानी नुमा मतलब कि जैसे हम बोल रहे हैं लिक्विड टाइप होता है हमारे मस्तिष्क का जो है फ्रंटल लोब के बैक साइड होता है, इसको सेरेबुलम बोला जाता है दोस्तों। आगे चलते हैं। एथोटॉइड सेरेब्रल्सी डैमेज टू द बेसल गैंग्लिया जो है फ्रंटल लोब का राइट साइड वाला हिस्सा होता है। फ्रंटल बोल जब मैं आपको सेरेब्रल से टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा तो पूरा मस्तिष्क का एक इमेज बना के उसमें हर चीज़ आपको समझा दूँगा। इट इज़ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेरेब्रल पाल्सी। ये तो दोस्तों आप सबको पता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पेसिफिक सेरेब्रल पाल्सी इज आर रिगिड बॉडी मतलब जो हमारे जो शरीर के जो भाग हैं वो टाइट हो जाते हैं, रिगिड बॉडी, मसल स्ट्रेंथ है, हाइपरटोनिया, इनवॉलंटरी मूवमेंट। सेरेब्रल पाल्सी में दोस्तों ये एक जो है ना आम बीमारी होती है। बाई चांस आपने कर लिया आपको सेरेब्रल पाल्सी है, इनवॉलंटरी मूवमेंट होगा आपका। आपने देखा होगा जो हमारे कुछ सीनियर सिटीजन हैं उनके हाथ अपने आप हिलते रहते हैं, उसको बोलते हैं इनवॉलंटरी मूवमेंट। मसल डिफॉर्मिटी तो होती है, हाथ मुड़ गया तो मुड़ ही रहा है, खुलेगा नहीं हाथ, ये एक मेन चीज़ है। रिगड़ बॉडी का मतलब है कि बिल्कुल ही मतलब कि आप उसको टच करते हैं चीज़ को, अपने हाथ की पैर की उंगलियां जो हैं आपकी अगर मुड़ गई तो मुड़ ही गई और आप उसको कुछ ही नहीं कर सकते उसमें।
ना ही कुछ कर सकते हैं और ना ही कुछ कर पाओगे। अगर कुछ करने की कोशिश करी तो उससे क्या है, आपकी जो है हड्डी जो है टूट सकती है। तो इसलिए इसमें जो है सारे ही आंसर इसके आएंगे। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आगे जो हमारा क्वेश्चन है, आज की वीडियो मेरे को लग रहा है शायद दोस्तों लंबी रहने वाली है। अफेक्टेड आइदर बोथ आर्म और बोथ लेग, ये अब इजी क्वेश्चन आ गए हैं। अफेक्टेड आइदर बोथ आर्म और बोथ लेग, दोनों हाथ या दोनों पैरों को प्रभावित करता है। दोनों हाथ और दोनों पैरों को जो दोस्तों हमारा प्रभावित करता है वो कहता है डायप्लेजिया। एक अंग को प्रभावित करता है, आमतौर पर एक अंग को जो प्रभावित करता है दोस्तों वो होता है हमारा मोनोप्लेजिया। शरीर के एक हिस्से को प्रभावित करता है, पैर, धड़ और हाथ। शरीर के एक हिस्से को जो दोस्तों प्रभावित करता है वो होता है हमारा हेमिप्लेजिया। सभी 4 अंगों, धड़ और चेहरे को प्रभावित करता है तो दोस्तों वो जो होता है हमारा, उसको बोलते हैं क्वाड्रिप्लेजिया। देखो नाम से ही आपको अनुभव हो जाएगा क्या है। सभी शरीर के चारों पार्ट, दोनों हाथ दोनों पैर को जो प्रभावित कर रहा है वो क्वाड्रिप्लेजिया। क्वाड्रिप्लेजिया। अफेक्टेड, शरीर के एक हिस्से को प्रभावित करता है, पैर, धड़ और हाथ। पैर, धड़ और हाथ, पैर, धड़ और हाथ को जब प्रभावित करता है तो हेमिप्लेजिया होता है। तो इसी प्रकार दोस्तों पढ़ने से ही पता चल रहा है कि किस प्रकार से जो है ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 147 पे। 147, अनैच्छिक गति का एक लक्षण है। अनैच्छिक गति का एक लक्षण है, देखो इसके बारे में एथेटोइड मैंने अभी बताया था बिल्कुल। डिफिकल्टी इज बैलेंस, डिफिकल्टी इज बैलेंस और कोऑर्डिनेशन इज ए सिम्टम्स। डिफिकल्टी इज बैलेंस, कोऑर्डिनेशन इज ए सिम्टम्स। तो किस चीज़ के सिम्टम है? अटैक्सिया के। अटैक्सिया। हाइपोटोनिया इज ए सिस्टम ऑफ, हाइपोटोनिया इज ए सिस्टम ऑफ, हाइपोटोनिया इज ए सिस्टम ऑफ अटैक्सिया। अटैक्सिया। Uncontrolled movement of the eye balls may be present in CP. This condition called nystagmus ऑक्सीदोलन। नाइस्टागम्स क्या होता है दोस्तों? इसमें जो है मैं आपको एक बार बता देता हूँ इसके बारे में। नाइस्टागम्स जो होता है ये जो है इनवॉलेंट्री मूवमेंट का जो है ना एक भाग है। इनवॉलेंट्री मूवमेंट का जो है। इसलिए दोस्तों चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन पे 151 पे। मांसपेशी की तनाव में लगातार परिवर्तन का एक लक्षण है। कंस्टेंट चेंज इन मसल्स टोन इज एन सिस्टम्स ऑफ एथोटोइड। आगे चलते दोस्तों। नशे की चाल का एक लक्षण है। ड्रिंकन गेट इज ए सिम्टम्स ऑफ अटैक्सिया। अटैक्सिया दोस्तों क्या है? अटैक्सिया। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एनी 2 टाइप्स ऑफ सेरेब्रल पाल्सी, विजुअल इफेस्टिक एंड एथोटोइड टाइप। यह किन्हीं 2 प्रकार के मस्तिष्क पक्षाघात का एक संयोजन है जो आमतौर पर अव्यवस्थात्मक और बलन प्रकार का होता है। दोस्तों क्या होता है? मिक्स स्पेसिफिसिटी होती है। मिक्स स्पेसिफिसिटी होती है, मतलब कि हाथ पैर इन सब को मिला के जो होती है उसको मिक्स बोलते हैं। सभी 4 अंगों को इंगित करता है लेकिन एक पक्ष दूसरे से अधिक प्रभावित होता है। इंडिकेटेड ऑल 4 limbs बट वन साइड मोर अफेक्टेड देन द अदर। डबल हेमिप्लेजिया। इंडिकेट ऑल 4 limbs बट 3 limbs are more affected than the other. Tetraplegia। क्वेश्चन नंबर 156 पे चलेंगे दोस्तों। means all 4 limbs are involved with neck and head paralysis option accompanied by eating and breathing complication। का अर्थ है कि सभी 4 अंग गर्दन और सिर के पक्षाघात के साथ अक्सर खाने और सांस लेने की जटिलताएं शामिल होती हैं।
दोस्तों इसको होता है पेंटाप्लेजिया। पेंटाप्लेजिया सेरेब्रल पाल्सी इज ए कंडीशन इन विच ब्रेन डैमेज। सेरेब्रल पाल्सी इज ए कंडीशन इन विच ब्रेन डैमेज in which dream vanish before birth, during birth, shortly after birth, all of the above. More severe form of leprosy is are more severe form of leprosy is are lepromatous. Lepromatous. बोनेपन का अर्थ स्थित है। मेडिकल डिफॉर्मेशन मीन्स मेडिकल कंडीशन। कोग्निजेंटल आयोडीन डेफिशिएंसी सिंड्रोम फॉर्मली नाउ एज जन्मजात आयोडीन की कमी सिंड्रोम जिसे पहले जाना जाता है। जन्मजात आयोडीन की कमी सिंड्रोम जिसे पहले जाता है क्रिटिनिज्म मतलब कि मनोभ्रम। सॉरी अब हिंदी में तो रहने दो दोस्तों, इसको आगे चलते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 161 पे ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन्स ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी एंचोरप्लेसिया। क्वेश्चन नंबर 162 पे चलते दोस्तों। ड्वार्फिज्म आल्सो नाउ एज एंचोरप्लेसिया और क्रिटिनिज्म होता है मानवतावाद। शरीर के अंग अनुपात में है लेकिन छोटे हैं। अनुपातिक बोनापन। आगे चलते दोस्तों। औसत आकार धड़ और छोटे हाथ और पैर, लंबे अंग के साथ छोटा कंधा क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसमें जो है क्या कहलाता है? ड्वार्फिज्म, डिस्प्रोपोर्टेड ड्वार्फिज्म। इनमें से दोस्तों कोई सा भी रहेगा, ना तो फर्स्ट आता है ना ही कहता है। इसमें सिर्फ जो ड्वार्फिज्म होता है बोनापन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 165 पर चलते हैं दोस्तों। मीन्स ए ग्रुप ऑफ हेरिडिटी मसल डिजीज। मस्कुलर डिस्ट्रोफी जो है वंशानुगत होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है हमेशा, याद रखेंगे इस बात को। इसी प्रकार से जो दौरा होता है एपिलेप्सी होगी, मिर्गी होगा, यह कंडीशन भी जो है आनुवंशिक होती है। डेफिशिएंसी ऑफ ए प्रोटीन डिस्ट्रोफिन लीड्स टू। प्रोटीन डिस्ट्रोफिन की कमी से होती है। कौन सा वाली कमी से होता है? तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी की वजह से होती है। द मोस्ट कॉमन एंड सर्वे फॉर्म ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रोफी अमोंग चिल्ड्रेन डिस्टेंट मस्कुलर डिस्ट्रोफी। दोस्तों एक क्वेश्चन में पहले करा चुका हूँ आपको ऐसे। डिस्टेंट मांसपेशियां सरण आमतौर पर और 3 साल के बीच में 3 और 5 साल के बीच में लड़कों में दिखाई देता है। क्योंकि इस स्थिति के व्यक्ति आमतौर पर अपनी किशोरावस्था में या 20 के दशक की शुरुआत में हृदय की परेशानी, श्रवण संबंधित जटिलता का संकरण, ऊपरी पैरों और श्रेणीप्रत में कमजोरी से मर जाते हैं। तो इसको बोलते हैं दोस्तों, किससे मर जाते हैं? इससे मर जाते हैं ना, डिस्टेंट मांसपेशियां सरण, डिस्टेंट मस्कुलर डिस्ट्रोफी से हो जाता है। गोवर साइन इज ऑब्जर्व इन मस्कुलर डिस्ट्रोफी। इसी के साथ दोस्तों आगे चलते हैं 171 क्वेश्चन पे। सिमिलर टू डिस्टेंट मस्कुलर डिस्ट्रोफी बट मिडल एंड प्रोग्रेस मोर स्लोली। बेकर मस्कुलर डिस्ट्रोफी। आगे चलते हैं दोस्तों। फेस एंड शोल्डर्स आर अफेक्टेड इन विच कैटेगरी? मायोटोनिक MD. Hip and shoulder muscles are first affected in hip and shoulder must are फेस एंड शोल्डर आर अफेक्टेड इन विच कैटेगरी? चेहरा और कंधा किस श्रेणी पर? चेहरा और कंधा, फेस और कंधा पूछ रहा है दोस्तों।
मैं आपको हाथ का बता देता हूँ। तो चेहरा कंधा जो होता है, इसमें चेहरा कंधा बाजू एमडी आता है। फेसियो कोलोमेपेरिकल एमडी होता है दोस्तों, चेहरा कंधा बाजू एमडी होता है। हिप एंड शोल्डर मसल्स आर फर्स्ट अफेक्टेड। हिप कंधा और हमारा हिप किससे अफेक्टेड होता है? लिम गिर्डल एमडी से, लिम गिर्डल एमडी से। डिसेबिलिटी प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ कोल, डिसेबिलिटी प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ कोल, बर्थ कोल कोग्निनेंटल, कोग्निनेंटल जन्मजात भी होती है। मीन्स ए पर्सन डिसफिगर ड्यू टू वायलेंट असोल्ट, ड्यू टू वायलेंट असोल्ट, एसिड अटैक और बर्निंग दोनों ही होते हैं, जलने से और तेजाब के फेंकने से दोनों ही होते हैं दोस्तों। इसे 176 पे चलेंगे दोस्तों। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिड अटैक विक्टिम इज आर परमानेंट स्केरिंग, परमानेंट स्केरिंग, परमानेंट स्केरिंग का मतलब है दोस्तों बहरापन हो जाना, होठ पलके खोपड़ी आंशिक रूप से नष्ट हो जाती है। एसिड अटैक में दोस्तों आपको पता ही है, अगर किसी के ऊपर आप तेजाब फेंक दोगे, बाई चांस किसी के ऊपर आपने तेजाब फेंक दिया और उस तेजाब के फेंकने से क्या हुआ, फेंकेंगे किसी के ऊपर तो उसकी आँख, नाक, कान, गला सब जल जाता है। तो सब जल जाता है, उससे क्या है उसका पूरा फेस जो है अफेक्टेड हो जाता है। कई बार तो ऐसा हुआ है कि तेजाब इतना मतलब हैवी होता है कि उसकी सिर की खोपड़ी तक जल जाती है। तो इसमें जो है दोस्तों या फेंकने इन सभी ये सभी बीमारी ये सभी जो है इंसिडेंट बच्चे के साथ हो जाते हैं। एसिड अटैक सर्वाइवर आधा पीपल मोस्टली, तेजाब हमले से जीवित बचे लोग ज़्यादातर होते हैं महिलाएं। ज़्यादातर जो एसिड जो है पुरुषों के ऊपर ही फेंका जाता है। एसिड अटैक आर मोस्ट कॉमन इन, एसिड अटैक आर मोस्ट कॉमन इन अफ्रीका। तेजाब हमला अफ्रीका में सबसे सामान्य है। कुछ तो लोग काले होते हैं अफ्रीका, कुछ उनको पर तेजाब फेंक देते हैं, बस खूबसूरती रखी रह जाती है वहाँ के लोगों की। सॉरी दोस्तों, माइंड मत करना। आगे चलते दोस्तों 179 पे। द हाईएस्ट नंबर ऑफ एसिड अटैक हैव बीन रिपोर्टेड। तेजाब हमलों की सबसे अधिक संख्या किस देश में दर्ज की गई है? बांग्लादेश में। रजिस्टर द हाईएस्ट पर कैपिटा नंबर ऑफ एसिड अटैक, नंबर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों क्या है? ऑस्ट्रेलिया। आगे चलते हैं क्वेश्चन 181 पे। रिजर्वेशन गिवन टू एसिड अटैक विक्टिम इन गवर्नमेंट जॉब अंडर आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016। आरपीडब्ल्यू एक्ट अधिनियम 2016 के तहत तेजाब हमलों से पीड़ितों की सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया जाता है। कितना प्रतिशत दिया जाता है दोस्तों? ये तो आंसर आपको पता होना चाहिए, 1%। 1% का मतलब ये हो गया लोकोमोटर डिसेबिलिटी 1%, ब्लाइंडनेस 1% और हियरिंग इम्पेयरमेंट 1%, टोटल और 1% और बढ़ गया, टोटल 4% रिजर्वेशन है अब सरकारी नौकरी में। आगे चलते हैं दोस्तों इसी के साथ। रिजर्वेशन गिवन टू पर्सन विद ब्लाइंडनेस एंड लो विजन इज गवर्नमेंट जॉब अंडर, वही आएगा दोस्तों 1%। आरपीडब्ल्यू अधिनियम 2016 के तहत सरकारी नौकरी में बहरे और सुनने में मुश्किल व्यक्ति को आरक्षण दिया गया 1%। दोस्तों 84 का देखो, यहाँ पे कंफ्यूज मत देना। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट अधिनियम 2016 सरकारी में पीडब्ल्यू के लिए आरक्षण की अनुमति दी गई है। इसमें किसी डिसेबिलिटी के बारे में नहीं पूछा। कितना प्रतिशत रिजर्वेशन है दिव्यांग को सरकारी नौकरी में? 4%। इज एसिड अटैक, अगर इंडिविजुअल डिसेबिलिटी के बारे में पूछेगा तो 1%, और अगर कंप्लीट पूछेगा कि टोटल कितना रिजर्वेशन था 4%, और एजुकेशन में 5% रिजर्वेशन है, और रेलवे में ब्लाइंड को 75% रिजर्वेशन है, और पीडब्ल्यूडी को रेलवे में 75% रिजर्वेशन है, ब्लाइंड को 75% रिजर्वेशन है, एयरप्लेन में ब्लाइंड को 50% रिजर्वेशन है, और लोकोमोटर डिसेबिलिटी को नहीं है कोई इस प्रकार का रिजर्वेशन एयर में। आगे चलते हैं दोस्तों। इज एसिड अटैक इज ए डिसेबिलिटी? यस, एसिड अटैक दिव्यांगता का एक पार्ट है। यस, बिल्कुल दिव्यांगता का ही एक पार्ट है ये। सर्वोत्तम संभव सुधार के साथ
बेहतर आँख में दृष्टि संख्या 3 से 60 से कम या 10 से 200 एलन में कम होती है, अंधापन होता है, तो ब्लाइंडनेस होती है वो। 6/6 की है तो बंदा बिल्कुल एकदम करेक्ट देख सकता है। लिमिटेशन इन द फील्ड ऑफ विजन, सब्सटेंशियल एंगल ऑफ लेस देन 10 डिग्री ब्लाइंडनेस। नॉर्मल विजुअल फील्ड इज 180। If a person loses an eye in injury or accident, how many degree he lost in visual field? 30 डिग्री दोस्तों। कितना दोस्तों? 30 डिग्री। 1 eye person visual field is 1 eye person visual field in 150 डिग्री। Limitation in the field of vision, subtending an angle of less than 40 degree up to 10 degree। 40 degree up to 10 degree दोस्तों होता है लो विजन आता है। विच पार्ट ऑफ द आई डोनेटेड इन आई डोनेशन? देखो आई डोनेटेड, आँख तो हम दान कर देते हैं, लेकिन आँख का कौन सा हिस्सा जो है दान किया जाता है, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और बेहतरीन बहुत ही क्वेश्चन है। तो हमारे जो आँख का जो कॉर्निया होता है, सफ़ेद पार्ट के अंदर एक पार्ट होता है कॉर्निया, उसका यूज सिर्फ किया जाता है, पूरी आँख का यूज नहीं किया जाता दान में, उस कॉर्निया के जरिए ही हम देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 193, RPWD अधिनियम 2016 के तहत सरकारी नौकरी में ऑटिज्म बौद्धिक क्षमता विशिष्ट अधिगम क्षमता मानसिक बीमारी वाले व्यक्ति के लिए आरक्षण है। कितने प्रतिशत आरक्षण है? 1%। देखो दोस्तों, इंडिविजुअल डिसेबिलिटी पूछी है तो 1% और कंबाइंड डिसेबिलिटी 4%। क्वेश्चन नंबर 194, विजुअल एक्टिव नोट स्केटिंग 6/18 लेस देन 20/60 अप टू 360 और अप टू 1000 स्नेलन इज कॉल्ड। स्नेलन चार्ट के अनुसार पूछ रहा है। स्नेलन चार्ट जो होता है ब्लाइंड बच्चों के लिए होता है, उसके अनुसार उनकी जो है देखने की क्षमता जो है कैपेसिटी उस चार्ट के अनुसार दर्शाई जाती है। तो उसी के अनुसार ही जो है दोस्तों पूछ रहा है। तो उसमें जो है जब उस कैटेगरी में जब पूछेगा जो ये जो 6/200 और 10/200 आ रहा है, 6/8 ये लो विजन की कैटेगरी में आता है दोस्तों। बधिर व्यक्ति का आता है दोनों कानों में भाषण अवस्थियों में 70 dB श्रवण आने। अगर कोई व्यक्ति बहरा है तो 70 dB तक की भी 70 डेसिबल तक की भी ध्वनि को सुन नहीं सकता है, और जो व्यक्ति नॉर्मल है वो सिर्फ 10 डेसिबल तक की ध्वनि भी सुन सकता है, और नॉर्मल होता है 26 डेसिबल। 70 dB हेयरिंग लॉस रेफर टू हेयरिंग इम्पेयरमेंट। वही पर्सन है, घुमा के पूछ लिया है, मॉडरेट आएगा। हार्ड ऑफ हेयरिंग मीन्स पर्सन हैविंग dB हेयरिंग लॉस इन स्पीच फ्रीक्वेंसी इन बोथ आर। 60 से 70 दोस्तों, 60 से 70। कंडक्टिव हेयरिंग लॉस डैमेज आउटर ईयर और मिडिल ईयर। कोकुलर इम्प्लांट इज ए न्यूरोप्रोस्थेसिस डिवाइस। When hearing loss is due to problem with the ear canal, eardrum, middle ear and lids tidal bones। कंडक्टिव हेयरिंग लॉस दोस्तों, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस। तो इसी के साथ दोस्तों हमारे आज के 200 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में RPW एक्ट 2016 पार्ट 3 में। पार्ट 2 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको चैनल अच्छा लगे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं। आगे इस चैनल में और ज़्यादा मतलब आपके बेनिफिशियल के डालूँगा नोट्स। आपको पता है KVS, NVS और DSSB। अब तो हरियाणा PRT में भी वैकेंसी आ गई है, तो वहाँ सब भी जो आपको बेनिफिट करेगा। तो दोस्तों आप
प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, जो हमारे क्वेश्चन 200 से शुरू होकर 300 पर कंप्लीट हो जाएंगे।